नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से। चर्चा में जुड़ेंगे खास मेहमान भी। आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों के लिए नामांकन ने पकड़ा जोर। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और किरण रिजिजू समेत कई बीजेपी उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। कांग्रेस नेता नकुल नाथ और डीएमके नेता कनिमोई समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने की घोषणा। अब पंजाब में बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बहुकोणीय मुकाबले की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार और संदेशखाली पीड़िता रेखा पात्रा से फोन पर की बात। बताया शक्ति स्वरूपा। प्रचार तैयारियों को लेकर भी ली जानकारी। रेखा पात्रा ने संदेशखाली में महिलाओं को पेश आने वाली कठिनाइयों के बारे में पीएम को दी जानकारी। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट कर घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। भाजपा ने बताया नारी शक्ति का घोर अपमान। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा पार्टी में ऐसी भाषा की नहीं कोई जगह। पीएम मोदी को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत समेत तमाम विवादित बयानों पर कार्रवाई की मांग को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। कहा ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियों पर रोक लगाने के लिए आयोग सभी मामलों में करे एक समान सख्त कार्रवाई। तो आइए शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच। आज पहले चरण के लिए धुआंधार नामांकन हुए। दरअसल पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। इस वजह से नामांकन प्रक्रिया में काफी तेजी दिखाई दी। इस दौरान रैलियां और रोड शो भी देखने को मिले। जहां नेता जनता से वोट की अपील करते नजर आए, वहीं अपनी अपनी जीत के दावे भी करते दिखाई दिए। अठारहवीं लोकसभा के लिए पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन ने रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने भव्य रोड शो किए और नामांकन दाखिल किए। केंद्रीय मंत्री और डिब्रूगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने भव्य रोड शो के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। तो असम के लखीमपुर से बीजेपी उम्मीदवार प्रदान बरुआ ने भी नामांकन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल पश्चिम संसदीय सीट से नामांकन भरा। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। तो टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भी नामांकन किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा सीट से सुधीर मुनंगम टिवार ने और पुडुचेरी से एनडीए उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन फाइलिंग के इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और हमारे यहाँ के सीनियर लीडर्स और बीजेपी का कैंडिडेट्स वेस्ट सियांग के तीनों तोपिन एते न्यामार करबक और केंतोजिनी, हम लोग सब मिल करके नॉमिनेशन दे करके आया है। राष्ट्र हित के लिए माननीय मोदी जी का जो संकल्प है, उस संकल्प का विजय होना चाहिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक मेरे देश की जनता, भारत माता के सभी देशभक्त सपूत, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी पक्ष का हो, वो हमारे देश के गौरव बढ़ाने में उसका योगदान प्राप्त हो।
बीजेपी के अलावा कांग्रेस और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो असम के जोरहट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई ने और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला ने नामांकन किया। नागालैंड से कांग्रेस उम्मीदवार एस जमीर और पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस उम्मीदवार डॉक्टर सी मर्री ने भी नामांकन दाखिल किया। वहीं डीएमके सांसद करीमोजी करुणानिधि ने थूथुकुडी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। मुझे पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे फिर से देगी। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया 20 मार्च को शुरू हुई थी। पहले चरण के लिए उम्मीदवार इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर होली के चलते नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 मार्च रखी गई है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। चुनाव आयोग देखते हैं, उसके अलावा एक खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम ऋषि के पास चलेंगे। ऋषि, क्या कुछ तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से, क्योंकि पहले चरण के लिए अब नामांकन बिल्कुल चरम पे है, और किस तरह का उत्साह जो लोग अपना नामांकन करवा रहे हैं उनमें देखने को मिल रहा है? देखिए, तुलसी जहां तक नामांकन की बात करें तो कल का दिन आखिरी दिन है पहले चरण का जो चुनाव होना है उसके लिए। इस लिहाज से इस समय नामांकन का जो बुखार है, एक तरह से कहा जा सकता है कि उम्मीदवारों के से चढ़ के बोल रहा है, और जो चुनावों में अपनी भागीदारी करना चाहते हैं वो किसी भी हालत में इस अवसर को नहीं होना चाहते। जहां तक राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राज्य स्तर की पार्टियां हैं, उनके तो उम्मीदवारों का फैसला जल्दी ही हो जाता है और अपने सिंबल के साथ वो लोग नामांकन करने पहुंच जाते हैं। लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ऐसे दल जो कि अभी उनको मान्यता प्राप्त नहीं है, वो उम्मीदवार भी इसी पशोपेश में रहते हैं कि कैसे उनका नामांकन सही साबित हो। और कल के बाद जो 2 दिन का समय होगा उसमें स्क्रूटनी का वक्त रहेगा, और उसके बाद 30 तारीख का जो समय होगा वो आखिरी अवसर होगा अपना नाम वापसी का। तो उसके बाद ये तय हो जाएगा कि किस तरीके से जो उनका नामांकन है वो सही हो गया है और कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में। जहां तक चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने वो सभी तैयारियां पूरी कर ली है, जिनके माध्यम से चुनाव आयोग पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जो जिम्मेदारी संविधान ने उन्हें दी है, आर्टिकल 229 से 329 से लेकर 324 से लेकर 329 के बीच में उनको पूरा करने का, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो दायित्व है, सभी तैयारियां पूरी करने के साथ, जैसे कि हम खबरें भी आ रही है कि पश्चिम बंगाल के लिए मैक्सिमम पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जाएगा, और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करने का जो क्राइटेरिया है वो इसी आधार पर तय किया गया है कि पूर्व में वहां पर क्या हालात रहे हैं और उसके आधार पर जो परिस्थिति बनी, इस बार क्या परिस्थिति पहले से ही बनती हुई दिखाई दे रही है, और जो रिपोर्ट उन्हें मिली है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की टीम है वहां पर भी उस दौरान या फिर बाद में। ठीक है, विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्या कुछ कहेंगे? पहले चरण की अगर हम बात करें तो आज का दिन और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण, ये दोनों दिन हम कह सकते हैं। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है। हालांकि बिहार के लिए एक दिन और मिल गया 28 तारीख का, जिसमें नामांकन किया जा सकता है। तो सभी पार्टियां अपना कर रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये लड़ाई कुछ एक तरफा जैसी हो रही है कि अभी जो इंडिया गठबंधन है उसके कैंडिडेट्स के भी नाम पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हुए। खासतौर से यदि फर्स्ट जो है चरण है, फर्स्ट स्टेज जो है, उसके लिए भी अभी आप देखिए 28 तारीख को यहाँ पर नामांकन की आखिरी तारीख है, और बिहार जैसा जो बड़ा स्टेट है जहाँ पर 40 सीट है, वहां पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस आरजेडी को लेकर अभी तक सीटों का बंटवारा या जो भी सीट शेयरिंग होनी है या जो भी गठबंधन का रास्ता निकलना है वो तय नहीं हो पाया है। तो वहां पर भी बड़ी दुविधा में है कि कांग्रेस के कैंडिडेट कौन होंगे, आरजेडी के गठबंधन के कैंडिडेट कौन होंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 402 उम्मीदवारों की जो है लिस्ट जारी कर दी है। उसमें बहुत सारे लोगों के टिकट काटे भी गए हैं, बहुत सारे लोगों को टिकट भी दिए गए। तो ये जो तैयारी का जो फर्क है ना, चुनाव मैदान में क्या होगा वो तो अलग है, लेकिन तैयारी के स्तर पर भी दोनों गठबंधन, एनडीए और इंडिया गठबंधन है, मुझे एक बड़ा फर्क जो है दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन कर दिया, और उससे भी महत्वपूर्ण बात अभी मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की, यदि चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता है, वो अपने कैंडिडेट से बात कर रहे हैं फोन पर।
और उनको बता रहे हैं कि किस तरह से ये सारी लड़ाई लड़नी है। तो क्या चुनाव के नतीजे क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये तो अलग बात है, क्योंकि चुनाव के नतीजे ही अंतिम करके होते हैं, लेकिन तैयारी के स्तर पर भी मुझे ये फर्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहां पर आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। दिन भर की चुनावी हलचल आपके सामने रखते हैं हम इस कार्यक्रम में। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी छठी सूची जारी कर दी है। इसमें 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। सूची में राजस्थान के लिए 2 और मणिपुर के लिए 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। बीजेपी ने राजस्थान की करौली धौलपुर लोकसभा सीट से इंदु देवी जाटव और दौसा से कन्हैया लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है। इनर मणिपुर लोकसभा सीट से थोनाओजम बसंत कुमार सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जारी 6 सूचियों में अब तक 402 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची में बड़ी संख्या में नए चेहरों को भी मौका दिया है। कई दिग्गज चेहरे फिर से मैदान में हैं। पार्टी के कई प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर पंजाब में अब कांग्रेस, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के बीच चौतरफा लड़ाई देखने को मिलेगी। पंजाब में बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि बीजेपी पंजाब में इस बार सभी 13 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने कहा कि लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया है। इस घोषणा के साथ ही बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन की अटकलों पर विराम लग गया। साथ ही राज्य में चुनावी संग्राम की तस्वीर भी साफ हो गई, क्योंकि इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राहें भी पंजाब में जुदा हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का एक तरफा ऐलान किया था और पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में सभी दलों के एकला चलो की नीति के बाद पंजाब में बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के रहनुमाई दे विच पंजाब वास्ते कीते ने किसी तो लिया नहीं।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। आपको बता दें कि 2019 का लोकसभा चुनाव शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी के साथ एनडीए में रहकर ही लड़ा था, लेकिन 2020-2021 के किसान आंदोलन के वक्त दोनों दलों के बीच टकराव बढ़ा, जिसके बाद अकाली दल ने बीजेपी से 2 दशकों से भी ज्यादा पुराना नाता तोड़ लिया था। अब पंजाब में बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद शिरोमणि अकाली दल कह रही है कि उसने अपनी कोर कमेटी की बैठक में पहले बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। हाँ, फिलहाल तो फाइनल है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठता है ये तो खुदा जानता है। लेकिन आज के दिन ये तय है कि इस इलेक्शन के लिए हम गठबंधन नहीं। विजय त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ पंजाब में हुआ है, और साथ ही साथ ऋषि कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय जी, पंजाब में ये माना जा रहा था जिस तरह से बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच बातचीत चल रही थी और पहले भी दोनों के विचार बहुत हद तक एक जैसे रहे हुए हैं, ऐसे में दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पाई वहां पर। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, काफी समय कोशिश की, बीजेपी लीडरशिप ने भी कोशिश की, हालांकि वहां की स्टेट लीडरशिप शुरू से ही इसके खिलाफ थी कि गठबंधन हो। शिरोमणि अकाली दल की चिंता, जैसे आपने भी जिक्र किया कि जब पिछली बार वो किसान आंदोलन के दौरान अलग हुई थी, मिनिस्टर भी थी हरसिमरत कौर और उन्होंने इस्तीफा देकर फिर एचएडी ने जो शिरोमणि अकाली दल है वो अलग हो गए थे। तो आज भी शायद उनको ये चिंता है कि कहीं जो किसानों को लेकर उनकी कोई नाराजगी अगर हो तो उसका नुकसान शिरोमणि अकाली दल को नहीं उठाना पड़े। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं ऐसा समझता हूं कि ये निर्णय भले ही अभी के लिए कोई बहुत फायदेमंद निर्णय साबित नहीं हो लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन आगे चलकर जो राज्य की राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिलेगा कि वो अपना विस्तार कर सके, अपनी ताकत को बढ़ा सके। जैसे आपको याद हो कि महाराष्ट्र में भी पहले ही काफी चिंता हो रही थी कि शिवसेना के साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, लेकिन जब शिवसेना का साथ छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना विस्तार किया। और अभी शिरोमणि अकाली दल लगातार वहां पर कमजोर होता जा रहा। बेहतर होता है दोनों साथ चलते तो शायद 1+1 11 नहीं होते, तो 1+1 2 तो कम से कम होते ही, और एक बड़ा फायदा हो सकता है खासतौर से उस वक्त में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आमने सामने चुनाव है। हालांकि वो दिल्ली में गठबंधन में है, लेकिन ये तो पार्टी अपने स्तर पर फैसला करती है। लोकसभा चुनाव में भले ही बड़ा फायदा नहीं, ऐसा मैं समझता हूं, लेकिन आगे चलकर पार्टी को मजबूत करने में इससे मदद मिलेगी कि जब संगठन पूरी तरह से वहां पर राज्य में अपना काम कर पाएगा। ठीक है ऋषि, अगर हम पंजाब की बात करें तो जिस तरह से चुनाव घोषणा से पहले बात हो रही थी, इंडी गठबंधन की बात हो रही थी, एनडीए की बात हो रही थी, तो पंजाब पूरा का पूरा राज्य अब वहां पर किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी वहां पर कोई बातचीत नहीं हो पाई है। बिल्कुल, देखिए जहां तक जो इंडी गठबंधन है उसने तो कोशिश की थी देश भर में अपना एक माहौल बनाने की, वो पूरी तरीके से खारिज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जगह जगह पर वो अपने उम्मीदवारों के साथ साझा कार्यक्रम बनाने में असफल रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में वो गठबंधन करते हैं और पंजाब में नहीं करते हैं, तो इसका एक अलग ही प्रभाव वहां के वोटर्स पर जाएगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को ये देखना होगा कि पंजाब में जब वो एक तरीके से अपने दम पर सरकारें भी बनाती रही थी, ऐसे में क्या वो ऐसी परिस्थिति में आज है कि वो चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, और ऐसे में जो आम आदमी पार्टी ने जो राज्य में अपना प्रभुत्व जमाया है विधानसभा में, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए कुछ खास वहां पर होता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इस त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले में जहां जहां पर वोटों का बंटवारा होगा तो जीतेगा वही जहां पर जिसका कंसोलिडेट वोट होगा। और एक छोटे मार्जिन से मुझे लगता है पंजाब में जीत दर्ज करने में अलग अलग राजनीतिक दल सफल होंगे। और जैसे विजय जी कह रहे थे कि बीजेपी जो कि वहां पर अपना विस्तार करते हुए दिखेगी, तो उसमें उनके लिए भविष्य की संभावना और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमने देखा था कि पंजाब को लेकर बीजेपी के जो स्थानीय स्तर का जो यूनिट है वो लगातार ये कह रही थी कि जब हम पूरे देश में अपनी ताकत को विस्तारित कर रहे हैं, तो ऐसे में पंजाब में भी हमें अकेले लड़ना चाहिए। और इसी वजह से जो बीजेपी का आलाकमान है उसने ये फैसला लिया कि वहां के स्थानीय यूनिट को सम्मान करते हुए उनसे मिले हुए इनपुट्स के आधार पर वो अकेले चुनाव में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक नया अनुभव होगा पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का।
और उसके बाद जो परिस्थितियां बनेगी वो निश्चित तौर से पंजाब की राजनीति को प्रभावित करेंगी। जी ठीक है, इस सब के बीच चंद्रशेखर जी एक बात जोड़ना चाहता हूं मैं। जी विजय जी बोलिए। आप कांग्रेस को देखिए कि कांग्रेस वहां की मजबूत पार्टी थी लोकसभा में पिछले चुनाव में 2019 में, उसने बेहतर प्रदर्शन किया था। अब आज क्या हो रहा है कि अभी आप खबर चला रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू, बिल्कुल अभी दर्शकों को बताएंगे हम, वो छोड़कर चले गए हैं कांग्रेस को। जो उनके सिद्धू साहब हैं जो बड़े नेता हुआ करते थे वो चुनाव लड़ नहीं रहे वहां पे। जो मैडम है पटियाला घराने की परिणीत कौर साहब, वो वहां पर एमपी थी, सिटिंग एमपी, वो छोड़कर चली गई हैं। उससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो बीजेपी में आ गए हैं। तो कांग्रेस के घर में से लगातार जो ईंटें हैं वो निकलती जा रही हैं, तो उसको वो लड़ाई लड़ना मुश्किल हो गया। और आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी उनसे जितनी सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव जीता था उतनी सीटों के तो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने घोषित कर दिया। और जैसा आप उन्होंने जिक्र किया कि भाई दिल्ली में आप साथ लड़ रहे हैं और वहां अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उसका भी एक फर्क पड़ता है। और आम आदमी पार्टी के लिए एक और मुश्किल हो गई है कि जो पार्टी के संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल साहब, वो इस समय ईडी की कस्टडी में है। क्या वो चुनाव प्रचार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और आम आदमी पार्टी के तो अकेले ही लीडर वो बचे हैं। भगवंत मान साहब जो है वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के लीडर के तौर पे नहीं देखे जाते। तो एक बड़े लीडर की गैर मौजूदगी किस तरह से आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचाएगी, ये भी देखना होगा। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना है, उसके बाद हम जो पंजाब की महत्वपूर्ण खबर है रवनीत बिट्टू वाली, वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में घुल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। दिन भर क्या कुछ चुनावी हलचल रही वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम पंजाब की बात कर रहे थे। पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने रवनीत सिंह बिट्टू को पार्टी की सदस्यता दिलाई। विनोद तावड़े ने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू के राजनीतिक अनुभव से भाजपा को पंजाब में और मजबूती मिलेगी। मेरा मानना है कि रवनीत जी का पार्टी के साथ जुड़ना पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने में उनका योगदान रहेगा। और आज के निर्णय के बाद रवनीत सिंह जैसे व्यक्तिमत्व का पंजाब भाजपा, पंजाब की जनता, इसके प्रति और दायित्व बढ़ता है और वो बहुत खूबी से वो निभाएंगे, ये मुझे विश्वास है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो ऐसे कानून लाए जाएंगे जिससे मजदूरों को सम्मान मिले। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की दिहाड़ी 400 रुपये की जाएगी।
कानूनों को जिनसे सही में हमारे मजदूरों की अधिकार सुरक्षित होते हैं, वो निकाले ना जाए नौकरियों से, प्रताड़ित ना हो, उनको तनख्वाहें प्रॉपर मिले, जितनी फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए वो उनको मिले, उस तरीके के कानूनों को वापस लाएंगे। और आखिर में श्रम सम्मान में, नरेगा में हम ये बात सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन का एक मिनिमम वेज हम लोग अनाउंस करें, जो नरेगा में पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट होगा। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दिन भर की चुनावी हलचल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भाजपा सांसद दिलीप घोष की टिप्पणी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने मंगलवार 26 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोष का एक वीडियो शेयर किया। इसमें घोष ने ममता के पिता को लेकर बयान दिया है। दिलीप घोष ने कहा, ममता जब गोवा जाती हैं तो खुद को गोवा की बेटी कहती हैं, त्रिपुरा में खुद को वहां की बेटी बताती हैं। वो तय करें कि उनके पिता कौन हैं। किसी की भी बेटी बन जाना अच्छा नहीं है। हालांकि ये वीडियो कब और कहां का है ये स्पष्ट नहीं है। टीएमसी ने ममता पर आपत्तिजनक टिप्पणी और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में दिलीप घोष के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है और उनसे माफी की मांग भी की है। दिलीप घोष इतने घिरे हुए इंसान हैं और ये लोग इलेक्शन में खड़े हैं और सोचते हैं कि जीतेंगे और लोगों की जो हमारे भारतवर्ष के प्रतिनिधि बनेंगे। ये प्रतिनिधि होगा। दिलीप घोष खुद फ्रस्ट्रेशन में है। वो जो आदि भाजपा और नई भाजपा का जो लड़ाई है, तो नई भाजपा उनको इंसल्ट करके, उनको इग्नोर करके, उनको जो पुराना जो सीट है उससे हटाकर दूसरे जगह भेज दिया है, भागो यहां से। तो उससे वो जो इंसल्टेड, इग्नोर्ड फील किया है, इंसल्टेड फील किया, उनका तो दम नहीं है। उनका पार्टी में उनका बेइज्जती हो रहा है, उसका प्रोटेस्ट करने का वो दम दिलीप घोष के नहीं है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो अभी ममता दीदी के बारे में ये लूज टॉक कर दिया है। उसको क्षमा मांगना चाहिए। इस बीच भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनेक तरह के आपत्तिजनक, अभद्र और निंदनीय बयान देने वाले विपक्षी नेता अब देश की एकता पर आघात करने वाले बयान दे रहे हैं। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के भारत माता की जय नारे को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भी पलटवार किया। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने सीए के ऊपर बोलते बोलते एक बहुत विचित्र बयान दिया। यह बयान जितना विचित्र है उतना ही स्पष्ट इसकी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे पहले 2 मुसलमानों ने लगाए थे, इसलिए क्या इस नारे को त्याग देंगे? पहली विभाजनकारी मानसिकता यही है कि यह भारत माता की जय और जय हिंद के नारे एक भारतीय ने लगाए, यह नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, उन्हें यह भी नहीं पता है कि जिसका उल्लेख वो कर रहे थे वो दीवान अजीमुल्लाह खां, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दीवान थे, उस पेशवाई साम्राज्य के जिसे भारत के इतिहास में हिंदू पद पातशाही कहा जाता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों अपनी हार के डर से इंडिया गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा, कुंठा जहरीली जुबान के रूप में बाहर आ रही है। उन्होंने तमिलनाडु के सीएम और डीएम के नेता एमके स्टालिन को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही कर्नाटक में एक कांग्रेस नेता के मोदी के नारे लगाने पर थप्पड़ मारने की बात को लेकर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने पूछा कि क्या लोकतंत्र में ऐसे चलेगा? चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जांचे परखे और खरे नेतृत्व में
प्रखरता के साथ जन जन का समर्थन लेते हुए 400 पार के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं अंतर विरोधों से, कुंठा और अवसाद से ग्रस्त होकर अनेक प्रकार के नकारात्मक बयानों को देते हुए यह तथाकथित इंडी गठबंधन सिर्फ पराजय नहीं, मैं कहूंगा आत्मघात की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं विवादित बयानों को लेकर गरमाई राजनीति के बीच बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत समेत कई विपक्षी नेताओं के विवादित बयानों पर कार्रवाई की मांग की। चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को आपत्तिजनक टिप्पणियों पर रोक लगाने के लिए सभी मामलों में समान सख्त कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। तो हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ बने हुए हैं और विशेष मेहमान विजय त्रिवेदी, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन को काफी नजदीक से देखते हैं, इलेक्शन कमीशन को आप कवर भी करते हैं। ये जो शिकायतें इलेक्शन कमीशन के पास अब जा रही हैं, हमने पूर्व में भी देखा है, पिछले चुनाव में भी देखा है, इलेक्शन कमीशन की ओर से कई बार सख्त रवैया भी अपनाया गया है। क्या कुछ ये किस तरह का माहौल बन रहा है? देखिए चंद्रशेखर, जहां तक माहौल की बात करें तो इस चुनाव में हमें वही होता हुआ दिख रहा है। जबकि अभी चुनाव की शुरुआत है, पहले चरण में अगर हम कहें तो जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है वो अभी चल ही रहा है। तो इस पूरी कहानी में जो बयानबाजी है उसको लेकर हमें लगता है कि संवेदनशीलता की कमी दिखाई दे रही है राजनीतिक दलों के बीच में। और इसी वजह से आज जैसे कि जो बीजेपी की तरफ से शिकायत दर्ज की गई और उन्होंने प्रधानमंत्री पर संजय राउत के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उस पर शिकायत की, उसके बाद चुनाव आयोग ने भी कहा कि एक समान रूप से कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा था कि सबसे पहले इन चुनावों की घोषणा के बाद जो डीएमके के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी उस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी और इस बात के साफ संकेत दिए थे कि वो किसी भी दल से हो और किसी भी पक्ष से हो, चुनाव आयोग के लिए सभी समान है और इस पर कार्रवाई वो लगातार करते रहेंगे। ठीक है। ऐसे में समस्या ये आ जाती है कि अगर जो कार्रवाई के दौरान जो तमाम ऐसे पक्ष सामने आ जाते हैं जिस पर की कार्रवाई कितनी होनी चाहिए, कैसे की जाए, इसको लेकर अलग अलग बयान आने लगते हैं और ऐसे में चुनाव आयोग को लोग अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का कई बार शिकार बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपनी हार को आयोग की तरफ धकेलना चाहते हैं। ठीक है। ये जो तीन पक्ष जब सामने निकल कर आती है, ऐसे में आयोग ने साफ कहा है कि राजनीतिक दल आपस में चुनाव लड़े, हमको पार्टी कभी ना बनाए, हम निष्पक्ष रूप से अपना काम करते रहेंगे। ठीक है विजय जी, अगर ये चुनाव जब से चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है तब से हम देख रहे हैं राहुल गांधी का हिंदू धर्म की शक्ति वाला बयान आता है, उसके बाद कल कंगना रनौत वाला मामला हमने देखा जो सुप्रिया श्रीनेत की ओर से टिप्पणी की गई थी, आज हम बीजेपी के दिलीप घोष के मामले को देख रहे हैं, इसके अलावा पिनरई विजयन की हम बात करें, स्टालिन की हम बात करें। ये इस तरह का जो माहौल है ये राजनीतिक दल क्यों करते हैं ऐसा, हर चुनाव में हम देखते हैं? चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छा सवाल है और आपने सारे उदाहरण भी खुद ने गिना दिए हैं कि क्या क्या हो रहा है। बेसिक बात है, जब आपको याद हो कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था इलेक्शन के अनाउंसमेंट की, तब भी उन्होंने कहा था कि संवेदनशीलता रखी जाए, बयानों में ध्यान रखा जाए, किसी तरह की आपत्तिजनक बयान नहीं हो। लेकिन अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो बात बहुत आगे बढ़ने वाली है। अभी तो चुनाव का नामांकन का पहला चरण का जो काम है वो कल तक हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा राजनीतिक दल अपनी अपनी सीमाएं लांघते जाते हैं। कुछ में होता है कि हार का डर, कुछ में होता है जीत की कोशिश, दोनों चीजें उसमें सीमाएं लांघते हैं। अब जैसे महिलाओं के चरित्र को लेकर जिस तरह से बात की जाती है वो तो सबसे शर्मिंदगी की बात है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पर, लेकिन मैं समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं 30 साल से चुनाव देख रहा हूं, चुनाव आयोग को एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए सबको कि इंडिविजुअल केसेस की जो पिटीशंस होती है उस पर तो सुनवाई होती है, हालांकि उसका कोई मैसेज नहीं जाता, स्ट्रांग मैसेज। इसलिए इलेक्शन कमीशन को एक स्ट्रांग मैसेज सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को और कैंडिडेट्स को खासतौर को देना चाहिए कि ये चीज किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है। स्ट्रांग मैसेज नहीं होगा तब तक ये बात चलती रहेगी, कुछ ना कुछ बात रोजाना आपको बयानों में मिलती रहेगी। ठीक है विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ अन्य खबरों की ओर हम दर्शकों को लिए चलेंगे। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को महारैली होगी। उन्होंने बताया कि इस रैली में इंडी गठबंधन के प्रमुख नेता शामिल होंगे।
हमारा जो अगला टारगेट है वो 31 मार्च रामलीला मैदान की इंडिया गठबंधन की महारैली, जिसमें पूरे देश से इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लीडर्स उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली के लोग लाखों की तादाद में रामलीला मैदान 31 तारीख को 10 बजे पहुंचेंगे। उसकी तैयारी के लिए आज से हमने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। अगले 31 तक हम लोगों के बीच में जाएंगे। और यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार मेरे सहयोगी निखिल लेकर आ रहे हैं चुनावी चकल्लस।